तो हम वेज प्रॉब्लम कर लिए थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहे थे, बॉम्ब प्रॉब्लम हो गया था, गन प्रॉब्लम हो गया था, ट्रॉली प्रॉब्लम हो गया था, वेज प्रॉब्लम भी हो गया। वेज प्रॉब्लम में रिड्यूस्ड मास वाले क्वेश्चन भी हो गए, सही बात है ना। अब वेटिंग बाय स्प्रिंग प्रॉब्लम। देखो स्प्रिंग प्रॉब्लम में आवाज बंद, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से दो तरह के क्वेश्चन स्प्रिंग प्रॉब्लम में आते हैं? एक पूछता है रेंज बताइए वेलोसिटीज का, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज, और दूसरा सवाल आता है मैक्सिमम या मिनिमम एलोंगेशन कितना होगा। ठीक है, और एक और सवाल बन सकता है जिसमें सूडो फोर्स को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो तीन तरह के क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है ये। मान लो यहां ऐसे दो स्प्रिंग लगा दी मैंने, ठीक है, लगा सकते हैं। ये 2 kg है और ये 4 kg है। K की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, और ये ब्लॉक ऐसे आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दोनों को वेलोसिटी दे सकते हैं, मैंने एक को ही दिया है। और मैं सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड रेंज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक की रेंज कितनी होगी? बच्चों अगर इसको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करोगे तो ये डिफिकल्ट होता चला जाएगा। इसको सॉल्व करना सीएम फ्रेम में आसान होता है। मैं ग्राउंड फ्रेम में भी एनालाइज करा के दिखाता हूं, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा, इसलिए सीएम फ्रेम में आसानी से हम कर सकते हैं। क्यों डिफिकल्ट होगा? अच्छा, यहाँ दो तरह के सवाल इसके अंदर भी बनते हैं सब टाइप में। एक क्या पूछ रहा है आपसे? रेंज ऑफ वेलोसिटीज। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है? रेंज ऑफ स्पीड्स। क्या पूछ सकता है? ये स्पीड है कि वेलोसिटी? अभी और क्या पूछ सकता है? स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड जो है वो 0 से ही ऊपर नीचे मेजरमेंट लेते हैं, जबकि वेलोसिटी -5 से +5 भी। मान लो कोई रेंज आई है वेलोसिटी की -5 से +5, तो वहां स्पीड की रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 से 5। -5 का मतलब एक बेस पॉइंट है, उधर से हम अगर 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव गए हैं तो 5 पर सेकेंड नेगेटिव भी जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे तो वो रेंज किसकी होगी? वेलोसिटी की। और अगर 0 से पॉजिटिव ले लें तो क्या रेंज बन जाएगी? स्पीड की। हो क्या रहा है इसमें? अगर मैं इस 4 kg वाले ब्लॉक को देखूं, कौन कौन नहीं आया? बहुत कम लोग दिख रहे हैं। आदित्य नहीं आया, फिर बीमार हो गया। उसको कितना बीमार क्यों होता है? वो उठ नहीं पाता क्या सुबह सो के? तुम्हारा पहले का दोस्त है क्या वो? तो तब से सोता नहीं है? क्यों? ब्रेकअप हुआ है उसका? नींद नहीं आ रही है? अच्छा, इसी गम में नहीं सोता वो कि कोई मिल नहीं रहा है। चलो, तो अगर मैं इस 4 kg वाले ब्लॉक को देखूं और ये 4 kg वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो क्या होगा? जैसे अभी मान लो ये नेचुरल लेंथ पे है, जैसे ही 4 kg का ब्लॉक थोड़ा आगे जाएगा नेचुरल लेंथ से, क्या इस पे kx इधर डेवलप होने लगेगा? लेफ्ट साइड में एक फोर्स kx, ये kx क्या करेगा?
वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो ये रिटार्ड कराएगा ऑब्जेक्ट को। यार ये सीधी आंख में आ रही है लाइट। क्या कराएगा ये? रिटार्ड कराएगा। अगर रिटार्ड करा दिया तो क्या होगा? अब इधर आया तो ये लाइट आ रही है आंख में। सुना दो तुझे? तू आंख पे जानवर को चबाते हुए बैठा है। जानवर बनवर है क्या? बिना चबाए रह नहीं पाता। थूक उसको। एक बुक लेके आकर पेज फाड़ने के लिए खाली। और जेब में रख लो ऐसे। तो जब इसको ऐसे आगे ले गए तो यहां डेवलप हुआ kx। ये kx क्या करेगा? रिटार्ड कराएगा इसको, मतलब इसकी स्पीड को कम कराएगा। लेकिन जब यहां पर kx ऐसे इधर डेवलप हुआ है तो उसी टाइम पे kx इधर भी डेवलप हुआ है ना। ये kx क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो इसकी घटती जाएगी वेलोसिटी और इसकी एक मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। एक मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। वो मोमेंट क्या होगा? दैट मोमेंट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी का मोमेंट। सही है ना? क्योंकि उसके बाद फिर ये एक की वेलोसिटी बढ़ेगी और दूसरे की घटेगी। अब वो मैक्सिमम निकालना ना बहुत डिफिकल्ट काम है। फिर मिनिमम के लिए भी वही चीज करनी होगी, अपोजिट चल रहे हो तो वो कंडीशन। तो उतना लंबा चौड़ा ना करके जब भी रेंज ऑफ वेलोसिटीज के सवाल आ जाए या रेंज ऑफ स्पीड के सवाल आए तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मैं इसको COM फ्रेम में सॉल्व कर लूं। कौन से फ्रेम में? अगर मैं COM फ्रेम में सॉल्व करने जाऊं तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास ये वाली लाइन है। सही है? इस लाइन की वेलोसिटी क्या होगी? इसका VCOM क्या होगा? तो 2 × 0 तो क्या आया ये? 40/6 मतलब 20/3। ये किसकी वेलोसिटी आ गई? COM की वेलोसिटी आ गई। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ गया तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? यही लिखेंगे ना। तो 2 kg की कोई वेलोसिटी नहीं है, पहले सेंटर ऑफ मास 20/3 से जा रहा है। क्या ये आ गया? -20/3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 4 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ, तो क्या ये बन जाएगा 10 - 20/3। तो क्या ये आ जाएगा 10/3। मतलब इमेजिन करो अगर मैं COM फ्रेम में इसको सॉल्व कर रहा हूं तो COM फ्रेम में मैं यहां फिर से ये पूरा जो सिस्टम है वो सेंटर ऑफ मास पर बैठ के एनालाइज करना चाहता हूं। तो ये 4 kg वाला ब्लॉक है और ये 2 kg वाला ब्लॉक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूं तो क्या होगा समझो, ये इसका मान लो सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैंने COM पे से ही ऑब्जर्व करी चीज़ों को तो मुझे ये 4 kg वाला 10/3 से इधर जाता हुआ दिखा और COM पे बैठ के देख रहा हूं तो ये किधर जा रहा है? -20/3 मतलब लेफ्ट में इधर जाता दिखा 20/3 से। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, पक्का नहीं है ना? ठीक। अब यह सिस्टम पर हो क्या रहा है? COM फ्रेम में देख रहे हो, मतलब आप कहां बैठ गए हो? सेंटर ऑफ मास पर। तभी तो आपको इसकी स्पीड 10/3 दिख रही है, इसकी 20/3। अगर ऐसा ना होता तो 410 से दिखता, 2 की वेलोसिटी बढ़ती रहती, 1 की घटती रहती, यही दिखता ना। तो मैं यहाँ सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, सेंटर ऑफ मास मेरे लिए रुक गया। तो मुझे अब सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया हूं, मैं सेंटर ऑफ मास हूँ। ये 4 kg ब्लॉक को देखा तो 10/3 से इधर जा रहा है। केस इसका कम होता गया, यहाँ गया कहीं जाके जहां
kx ने वेलोसिटी 0 कर दी, फिर वापस आएगा इसी पॉइंट पर, फिर के मोमेंटम बढ़ गया है, फिर ऐसे कॉम्प्रेस होगा, फिर इधर गया, फिर कॉम्प्रेस हो गया, लगातार चलता रहेगा। क्या यही चीज 2 के, फिर समझना ध्यान से, ये जो 10/3 से जा रहा है, ये ऐसे जाना शुरू किया 10/3 से, जैसे आगे गया इसकी वेलोसिटी जगह पे 0 हुई, एक जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी हुई 0, उसके बाद फिर ये वापस आया, इसी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी अब इधर हो जाएगी 10/3, लेकिन इसके बाद kx इधर लगने लगेगा, मोमेंटम इसको फिर ऐसे इधर ले गया, kx रोका, फिर कहीं जाके 0 हुआ होगा, फिर यहाँ वापस आया 10/3, फिर आगे गया, क्या लगातार चलता रहेगा। अगर COM पे बैठ के देखूं तो क्या ये मुझे ऐसा ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा, क्या ये भी ऐसा ही ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा मुझे? तो दोनों, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहा हूं, दोनों क्या ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, सही बात है। और उनका मेन पोजीशन कहां होगा, यही पॉइंट, जो ओरिजिनल पोजीशन है दैट विल बी द मेन पोजीशन। ये कौन देख रहा है, COM पे बैठ के। सोचो अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो क्या ये ऐसे नहीं दिख रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास भी तो मूव कर रहा है, सही बात है, और दोनों ऑसिलेट करते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। नाच थोड़ी रहा हूं, सीधा तो बैठ, बताओ तो पहले बताओ तो, तू जान रहा है। च्युइंगम थूक, उसको अभी डांटा और तू खा के बैठा है, आ भी करके दिखा रहा है, चोर। चोरी ऐसी करो पता ना चले किसी को। तू भी है क्या? मत देखो। तो ये हो गया। अब सुनो बस, तो ये समझ में आया तुम्हें। तो अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि रेंज ऑफ वेलोसिटीज क्या है, इन COM फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास पर मिनिमम वेलोसिटी कब होगी इस ब्लॉक की, जब ये वापस इसी पॉइंट पे इधर जाने लगेगा। वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। मिनिमम तब होगी जब इधर गया, यहां कहीं जाके 0 हुआ, फिर वापस यहां आएगा तो फिर 10/3, लेकिन इधर फिर यहां कहीं जाके 0 हुआ होगा, फिर यहां आएगा 10/3। तो क्या मिनिमम वेलोसिटी इसकी 10/3 होगी पीछे की तरफ। तुम्हें कुछ करना नहीं है, ये लिख दिया ना, तो 4 kg की रेंज आ गई। कहां से कहां तक, -10/3 समझा। 2 kg के लिए पहले इधर गया, फिर वापस इधर आ जाएगा। तो क्या 2 kg का आएगा -20/3 से +20/3। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है, रेंज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स। क्या मैंने कहीं बोला है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या COM फ्रेम में? तो कुछ नहीं बोला, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में देखूंगा? हर बार सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे क्या? तो नीचे से देखना पड़ेगा इसको। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मुझे देखना है तो देखो जरा, 4 kg की वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो ये है। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट, देखो ये होता है ना फार्मूला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखूंगा, ये लिखा तो है। वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ 4 kg माइनस VCM। इसको इधर ले जाओगे तो क्या प्लस VCM बन जाएगा। सोचो अगर मैं वेलोसिटी साथ में ऐसे लिखूं 4 kg के लिए, -10/3 प्लस ये वाली वेलोसिटी कितनी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैंने क्या लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 4 kg।
उसी फार्मूले को मॉडिफाई किया है इसे। अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, -10/3। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई थी, +20/3। क्या इसकी वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, एक वेलोसिटी आ गई। मिनिमम है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम कैसे है, 10/3 आएगा क्या ये आ गई मिनिमम। मैं बाद में ना इसको बहुत सही तरीके से तुम्हें समझाऊंगा कि क्या करना है, पहले एनालिसिस करवा रहा हूँ इसलिए इतना। हाँ? अरे हाँ, तो ये आ गया 10/3। कौन था ये, किसी ने कमांड ले लिया है क्या इसका। तो V मिनिमम आया 10/3। हाँ आने दो, तुम समझ रहे हो वो कुछ नहीं है। और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, 4 kg की दूसरी वेलोसिटी 10/3 + 20/3, क्या 10 आ गया। तो अगर मुझसे पूछा है वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स तो क्या मैं 4 kg की जो रेंज रखूंगा, बोलूंगा वेलोसिटी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड बट लेस देन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सही आया क्या। अगर मैं 2 kg के लिए लिखूं ग्राउंड फ्रेम में ही 2 kg वाले ब्लॉक को, तो क्या ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस दिस इज इक्वल टू। जरा बताओ इसकी कहां से कहां तक रेंज लिखी हमने, -20/3 + 20/3। ओहो, क्या इसका 0 आ गया मिनिमम रेंज, 0 से चालू हो रहा है। और मैक्सिमम लिखना है तो +20/3 + 20/3, क्या ये V max आ गया। तो क्या 2 kg की जो रेंज आई है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए बट लेस देन होनी चाहिए। यहां से क्या एक चीज आपने ये देखा, क्या अल्टीमेटली ये सब खाली तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा किया है। मैं अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं COM निकाल के ये चीज निकाल लेता, उसके बाद मैं ये देखता कि अच्छा यही वेलोसिटी तो इसके मिनिमम में भी रोल प्ले कर रहा है और मैक्सिमम में भी। तो वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के टाइम पर अगर अपोजिट डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज को साथ में, मतलब सेंटर ऑफ मास के अपोजिट जो जब उसकी वेलोसिटी होगी उसको ऐड कर देंगे तो मिनिमम मिल रहा है। जरा देखो मैंने जब -10/3 लिया, मतलब जब ये लेफ्ट में जा रहा है, जबकि सेंटर ऑफ मास किधर गया था, राइट में, तब मुझे मिनिमम मिला। और जब मैं सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में ही 4 kg को ले गया, मतलब +10/3 लिया, तो मैक्सिमम मिला। जरा 2 kg वाला देखो, 2 kg को जब मैं लेफ्ट में लिया, सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, राइट में, तो जब लेफ्ट वाले के साथ जोड़ा तो मिनिमम आया, राइट के साथ जोड़ा तो मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कब आएगा, जब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। जब दोनों अपोजिट होंगे तो क्या आ जाएगा, मिनिमम। समझ में आया क्या, नहीं।
ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे कौन हाँ होता है? अगर समझा है तो ये मुझे करके दिखाओ। सवाल वही है। एक ब्लॉक यहां रखा है, 2 kg और 4 kg एक के है, बस आवाज बंद। ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये आधे लोगों की गलती ये हुई है, VCM लिखे ही गलत है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी होगी 2 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 10 बाई 6। तो 40 माइनस 10 30 बाई 6 जो 5 आ जाएगा। सही है। तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 kg माइनस VCM। 5 आया मतलब ये राइट में जा रहा है। तो 2 kg की वेलोसिटी कितनी दी है? -5 और 4 kg की वेलोसिटी 10 - 5। तो अगर मैं COM फ्रेम में इसको बनाऊं तो ये 2 kg और ये 4 kg -10 है, मतलब 2 kg वाला 10 से लेफ्ट में जा रहा है। ये 5 प्लस में है, मतलब ये इधर जा रहा है, और COM हमारा इधर जा रहा है 5 से। करेक्ट ना? अब मैं वो जो 2 kg COM फ्रेम में लिखा था उसको नहीं लिखूंगा। इधर देखो, रेंज ऑफ 2 kg। तो बच्चों अगर मैं 2 kg की रेंज लिखना चाहता हूं तो मिनिमम लिखना है। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? मिनिमम। मिनिमम के लिए ये बताओ, इसकी वेलोसिटी 2 kg की लेफ्ट में जब है, COM किधर जा रहा है? तो मिनिमम लिखना है तो COM तो फिक्स्ड राइट में जाएगा। 2 kg ही तो लेफ्ट और राइट चेंज हो रहा है। तो मिनिमम लिखने के लिए 2 kg की कौन सी वेलोसिटी लेंगे? लेफ्ट वाली, प्लस -5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम लिखना होगा तो 2 kg की वेलोसिटी राइट में ले लो, मतलब +10। तो ये कितना हो गया? मतलब इसकी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड के बीच में है। कितने लोग सही आए थे? प्लस माइनस में गलती किए थे ना? गुड। समझा क्या गलती हो रही तुमसे? अच्छा, इसमें रेंज ऑफ स्पीड पूछता तो क्या करते? व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पीड? 0 से 15। 0 से 15। अच्छा, रेंज फॉर 4 kg। 4 kg वाला राइट राइट दोनों सेम हो गया ना? तो मिनिमम लिखने के लिए क्या करोगे? इसको लेफ्ट में जाएगा जब तक -5, और इसमें हम COM को ऐड कर दो। मैक्सिमम, तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसकी रेंज है, इसकी रेंज वेलोसिटी की भी यही है और स्पीड की भी यही है। समझ आया क्या? टफ है क्या ये? समझ गए ना? पक्का? आगे बढ़े? यही कराऊं क्या तरीका? अलग सवाल टाइप? रिड्यूस मास खाली याद रखना है, याद रखना फार्मूला बस। COM फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए रिड्यूस मास यूज करते हैं, दैट्स इट। अरे ये समझा क्या? चलो नेक्स्ट। हाँ,
अब ठीक है मैम? तो बच्चों ये टाइप 1 था जिसमें हमें स्पीड की रेंज पूछी जाती है। अब हम पहुंचे हैं टाइप 2 पर, और टाइप 2 में क्या निकालेंगे हम लोग? एलोंगेशन। एलोंगेशन की जगह पे अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दिया होता तो कॉम्प्रेस होने लगता क्या ये? तो मैक्सिमम एलोंगेशन भी निकाल सकते हो और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन भी निकाल सकते हो। मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, पहले ये पहले वाला लिखने दो जो लिख रहे हैं, इसको भी अलग अलग मेथड से सोचेंगे। इसके बाद ना एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पल्स। इम्पल्स एंड कोलिजन और वेरिएबल मास। इतना ही बचा हुआ है, मतलब 2 या 3 और लेक्चर। वेट में कितना आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक। लास्ट क्लास तक हाँ, वो अप्लाई तो कर रहे थे ना। चलिए, अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं, आवाज बंद, अलग अलग फ्रेम में एनालाइज करते हैं फिर से, क्योंकि हर फ्रेम में आपको आना चाहिए। पेपर में अगर आप एक फ्रेम भूल जाए तो दूसरे फ्रेम में सॉल्व कर पाए। ग्राउंड में ही देखो, एलोंगेशन चाहिए। ये कितने से जा रहा है? 10 से। सोचो ये 10 से इस पॉइंट से आगे निकला, इस पर kx किधर लगा? पीछे। तो क्या इसकी स्पीड कम होने लगेगी? इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। ये इनके बीच का, मान लो ये वाली लेंथ है l, l इनके बीच की इनिशियल लेंथ है। सोचो ये 10 से 9 हुआ और ये 1 हुआ, तो भी तो एलोंगेट होता रहेगा ना। 9, 1, 8, 7, 6, 5। जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी कम होगी, आगे वाला स्प्रिंग खींचता चला जाएगा। हाँ ना? इसका 9 हुआ, इसका 1 हुआ, इसका 8 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 7 हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 6 हुआ। ऐसे एक पॉइंट आया, मान लो इसकी स्पीड 4.5 हुई, इसकी भी स्पीड 4.5 हुई। अब दोनों ऐसे हैं, इसकी स्पीड अब 4.5 से कम होगी और इसकी स्पीड 4.5 से बढ़ेगी। अब क्या होगा? ये धीरे चलेगा, अब फिर से कॉम्प्रेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला तेज हो गया ना, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने लगेगी। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ग्राउंड पे देखने पर कब आया? जब दोनों की स्पीड कॉमन होगी। कब आया वो? कॉमन। हाँ, यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ग्राउंड फ्रेम में देखने पर एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन will be maximum when elongation or compression will be maximum when blocks will move with the same velocity। भाई आवाज बहुत आ रही है, तो एक वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा? इनके बीच में एलोंगेशन। अब वो वेलोसिटी कितनी होगी भाई? उस टाइम तक एलोंगेट होते होते मान लो ये यहां पहुंच गया और ये वाला यहां पहुंच गया है। अभी इसकी वेलोसिटी v हो गई, इसकी वेलोसिटी भी v हो गई, और जो ये बीच में स्प्रिंग लगा हुआ था, स्प्रिंग की लेंथ हो गई l प्लस x। तो एलोंगेट कितना हुआ है स्प्रिंग? इसको x मैक्स बोल देता हूं। तो यही x मैक्स अपने को कैलकुलेट करना है, लेकिन दो वेरिएबल दिख रहे हैं। एक v वेरिएबल है,
तो अब हमें ये पता है कोई बाहर से फोर्स तो लग नहीं रहा है, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो क्या मोमेंटम कंजर्व हो रहा है? तो इनिशियल और फाइनल के बीच में अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दूं तो क्या ये लिखा जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं v से, तो क्या यहाँ v की वैल्यू आ गई 40/6 मतलब 20/3 मीटर पर सेकेंड। सही बात है। अच्छा, इस नेचुरल लेंथ पे है ये, यहां से ये इस लेंथ तक जा रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में? kx कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स है? अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो ये अगर दूसरा वाला फार्मूला मैं लगाना चाहूं तो मैं लिखूंगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ, वो क्या होगा, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस u इनिशियल, मतलब इनिशियल कंडीशन पे u तो है ही नहीं, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है अपने, और k इनिशियल कितना, हाफ 4 इंटू 100 लिखूंगा तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहां से आ गया। हाँ, u फाइनल स्प्रिंग में कितना कॉम्प्रेशन हो गया है, हाफ इंटू, अब दोनों मूव कर रहे हैं तो क्या यहां मैं लिखूंगा 2 प्लस 4, दोनों की कॉमन वेलोसिटी आई है 20/3। देखो एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको, 2 2 जा 4, ये हो गया 200, ये 100/2 50 x मैक्स स्क्वायर 6 मतलब 3 ये हो गया 400/3। ठीक है ना? अरे ये 3 बनेगा, 9 ये रहेगा, 3 3 जा 9। इसको अब देखो 58 जा 400, 54 जा 200, 4 माइनस 8/3 इज इक्वल टू x मैक्स, तो √4/3 x मैक्स की वैल्यू आ गई 2/√3 मीटर। टफ है क्या? क्या लगाया मैंने? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फिर मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ये सवाल करना बहुत टफ काम नहीं है, तुम्हें एनालाइज करना टफ काम है। क्या ये समझ में आया एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। ऐसा क्यों? उसके बाद क्या होगा, अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो आगे वाली वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो एलोंगेट होने लगेगा, और एलोंगेट हो रहा है तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो वो फिर कॉम्प्रेस होने लगेगा। करेक्ट ना? यही आया ना? कहीं तो गलती कर दी होगी फिर। ये गलती करी ना, ये क्या लिखा है? अच्छा, सीएम के रिस्पेक्ट में किया है, मैं कराता हूँ सीएम पे ये चीज नहीं होती ना। अच्छा, अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में यही सवाल सॉल्व करूं, इधर देख लो, अभी रुको, अभी लिखना मत। ये कलर दिखेगा? ये सबको दिख रहा है ना कलर? कोई दिक्कत? दिख रहा है? बातें बंद। आइए, सीएम फ्रेम में अगर देखोगे बच्चों, मैं अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं ना तो ये 20/3 ही आएगा। तो आपको क्या एक चीज ये नहीं दिख रहा है? जरा ध्यान से देखो,
common velocity finally at the time of maximum compression or maximum elongation, both the blocks have 20/3 meter per second की velocity, and this velocity is equal to the velocity of center of mass. So if we are observing the blocks from ground, they both will move with the same acceleration as that of center of mass. So what if I sit on the center of mass? तो जीरो हो जाएगा ना। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूं, क्या जीरो हो जाएगा? हाँ या ना? तो ये याद रखना, इसलिए ये सवाल आसान हो जाता है कि एट मैक्सिमम कॉम्प्रेशन या फिर एलोंगेशन, velocity of blocks in this frame will be, बेटा अगर इस फ्रेम में वेलोसिटी जीरो ले लिया ना, तो जो यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे थे, क्या अभी भी दो दिखेंगे क्या एक ही दिखेंगे? अब फाइनल सिचुएशन ऐसी बन जाएगी क्या अपने पास कि यहाँ पे 2 kg और यहाँ पर कौन है? अभी ये लेंथ हो गई L प्लस एक्स मैक्स, इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो गई और इसकी भी जीरो। यही एक्स मैक्स निकालना, क्या एक ही वेरिएबल है? अब इसके दो तरीके फिर है करने को। क्या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जा रहे हो, आपको यूज क्या करना है? U इनिशियल प्लस K इनिशियल U फाइनल प्लस, भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन K लिखना होता है तो फ्रेम डिपेंडेंट है K, कौन से फ्रेम में हो? तो क्या मुझे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी लिखनी पड़ेगी? तो या तो आप रिड्यूस्ड मास लगा लो, या वो जो ये वाला काम किए हो वो करते रहो। इसके पहले वाले में था क्या ये, मैंने कहीं बिठा दिया है, ठीक है। हाँ नहीं ये है, ये वाला अप्लाई कर लो कि VCOM निकालो पहले, वेलोसिटी ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फिर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो एक ये तरीका है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट। तो मैं इसमें क्या सजेस्ट करूंगा तुम्हें, COM फ्रेम में जाना है, इनिशियल पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कौन से फ्रेम में लिख रहे हो? COM में। तो क्या रिड्यूस्ड मास काम आ सकता है? रिड्यूस्ड मास क्या होगा? 2 × 4 अपॉन 2 + 4 इंटू V रिलेटिव स्क्वायर। तो भाई रिलेटिव स्क्वायर लिखना तो चल तो 10 से ही रहा है ना, एक ही V रिलेटिव मतलब 10 - 0। ये क्या हो जाएगा? हाफ K एक्स मैक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो जीरो ही होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी COM फ्रेम में जीरो है, खत्म हो गया सवाल। 2 × 4 = 8 या 2 2 मार देंगे, ये क्या बना? 2/3 × 100 इज इक्वल टू 50 एक्स मैक्स स्क्वायर। क्या वही आ गया क्या? क्या ये आसान मेथड नहीं है ना? मतलब तुम्हें खाली यही इतना पार्ट तो करना है, उसके ऊपर तो खाली मजे लिया मैंने समझाने के लिए। तो ये वाला मेथड कर लो। तो कभी मैक्सिमम एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन पूछे तो कौन सा मेथड आसान होता है? तो हमें कौन सा मेथड में सॉल्व करना चाहिए? जोर से बोलो। हाँ लिखिए, हाँ लिखना तो है ही, नहीं दोनों लिखिए, आना चाहिए दोनों मेथड। ग्रीकेश क्या कर रहे हैं आप? ओ ग्रीकेश क्या कर रहे हैं? तुम आए क्यों हो? तुम्हारे पास अपना पेन नहीं है? क्या? हाँ लेकिन वेलोसिटी का गड़बड़ बोल दिया था तुमने। COM फ्रेम में जीरो होगा। अगर वेलोसिटी अंदर की तरफ होती तब ये x मिनिमम बनता।
मिनिमम एलोंगेशन, एक्स मिनिमम नहीं है ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन भी इतना है, मैक्सिमम एलोंगेशन भी इतना है। हाँ हेलो, हाँ तो सही बोले थे, क्योंकि मैंने ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा था मैं बार बार, वो एकदम कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहे थे, समझ में नहीं आया। क्योंकि कंफ्यूज नहीं क्या होता है ना, जितना तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक होगा वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तुम सही बोले थे, लेकिन तुमसे बोला ग्राउंड फ्रेम में बताओ, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि तुम गलत बोले हो, मैंने कहा नहीं ग्राउंड में बताओ, तुम ग्राउंड में नहीं बताए। हो गया लिख के। अच्छा, अगर बातें आप लोग कम करेंगे तो पढ़ाई कर पाएंगे। देखो पैसा आप लोग पढ़ने के लिए दिए हैं, आप बात इतना करते हैं कि बात ज़्यादा हो जाती है, पढ़ाई का हमें बुरा लगता है। हम जब बाहर निकलते हैं कि यार जितना सोच के गए थे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई, आपको बुरा ही नहीं लगता। आप 1000 रुपये एक दिन का दे रहे हैं यहाँ लेक्चर पढ़ने का मिनिमम, जितनी आपने फीस दी है आप जाके घर पे कैलकुलेट करना। प्रैक्टिकली 14 मंथ्स का सिलेबस है जेई का, 14 महीने के सिलेबस में से आप 14 महीने में संडेज भी निकालोगे अगर, तो कितने संडे आएंगे? 48 और 8 56। दिवाली छुट्टी, क्रिसमस छुट्टी, न्यू ईयर छुट्टी, पिकनिक, ट्रिप, पेपर, डैट, मैट, सैट जो भी है सब जोड़ोगे अगर ना, तो 14 महीने में 420 डेज होता है जो तुम लोग हो। तो 420 डेज में से तुम्हारे 80 दिन तो बड़े आराम से निकल जाते हैं। 60 ही चलो मानता हूँ, 60 तो कम बोल दिया मैंने, 80 जाते हैं। तो 420 में से 80 निकाल दो, कितना बचा? 340। 3.5 लाख 4 लाख रुपए फीस तुम दिए होगे मिनिमम, मुझे नहीं पता कितना दिया है, जोड़ लो 1200-1300 रुपये एक दिन का दिए हो। और आप वो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए नहीं दिए हो, वो सस्ता पड़ जाएगा। वो तुम 14 महीने अगर जाके स्टैंड अप देखोगे तो 400 रुपये फीस होती है, और मेंबरशिप ले लोगे 300 में ही पड़ जाएगा। हंसने के लिए वो जगह है, वहाँ बातें कर सकते हो। यहाँ आपने 1200-1300 रुपये पढ़ने के लिए दिए, आप वही नहीं कर रहे, बाकी सब काम कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है पैसा खराब करना? लगता है क्या? किसी लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी जिनको नहीं लगता वो अच्छा, वो पैसा दिए तो यूज़ करना चाहिए, और सही बात तो यही है। तो अगर आपको लगता है अच्छा कि आपने बहुत सही काम किया तो आप मन में हंस लीजिए, दूसरे को, बाजू वाले को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज़, ठीक है? मत करो मस्ती, मज़ा नहीं आएगा इससे। मैं नहीं भगाता तुम लोगों को बाहर, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगा नहीं सकता। मेरा मगर इसको देखा मैंने तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी कर सकता था मैं भी, लेकिन मेरा नहीं मन करता कि किसी को, कोई इतनी दूर से आया बाहर जाए। लेकिन अगर तुम इस चैलेंज कर दोगे बाहर ही करना है तो मैं परमानेंट बाहर कर दूंगा फिर। तो मस्ती मत करो। देखो 3 क्वेश्चन किए हो अभी तक, 1 घंटा हो गया है, ज़्यादा ही हो गया। क्या कर रहे हो मुझे समझ ही नहीं आता है। समझ में आया ये सवाल? कर लोगे ऐसे? एक और कर दो, सीओएम फ्रेम में कर दो, ग्राउंड फ्रेम में घर पे ट्राई कर लेना। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन द स्प्रिंग। सेम कॉन्सेप्ट कॉम्प्रेशन के लिए भी यूज करते हैं, बस वेलोसिटी जो है वो कॉम्प्रेस होती हुई दिखनी चाहिए कि स्प्रिंग को छोटा कर रहा है। 25-30 पेज के ऊपर पढ़ चुके सेंटर ऑफ मास के भी नहीं, अभी तो बहुत बचा है। यूजली सीओएम और रोटेशन मिला के 140 पेज के आसपास होना चाहिए। इंसानों जैसे लिखते हो तो, नहीं तो फिर पूरी बुक भर जाएगी। इसमें रोटेशन भी आ जाएगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, क्या करूँ। अभी मैं इलेक्ट्रो पढ़ाऊँगा, 2-3 बुक में पढ़ाऊँगा उसको। ऑप्टिक्स में मैं 150 पेज के आसपास रे ऑप्टिक्स को ही दे देता हूँ।
मैं बहुत वाइड नहीं वास्ट पढ़ रहा हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ लोगे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मारेगा थोड़ी ज़्यादा क्यों पढ़ लिए, कम पढ़ने में दिक्कत होती, ज़्यादा पढ़ने पर नहीं। √3/5 पता नहीं है मुझे। आओ देखें, मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा अभी। इक्वेशन क्या होगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। v रिलेटिव क्या होगा, 10 माइनस ऑफ -5। समझे कहाँ गलती कर रहे थे? ओ अच्छा, ये गलती था। इनिशियली क्या हो जाएगा, ये हो गया, फाइनल क्या बनेगा, हाफ 100 x मैक्स स्क्वायर, हाफ ने हाफ को मार दिया, 24/10 एंड दिस इज 225, 100 x मैक्स का स्क्वायर, 25 4 जा 25 9 जा 4 6 जा, करेक्ट है क्या, 9 6 जा 54/10 रूट के अंदर मीटर में। क्या बकवास करना चाहिए इस पे, और टफ है क्या, टफ है बहुत बहुत। अरे लकड़ियों, तू पीछे बैठ के बात करी, थोड़ी आगे ही बैठ जा। समझ आया क्या? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप है, लास्ट टाइप ऑफ स्प्रिंग, फिर इंपल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने इतना तुम्हें समझा दिया है कि इतना अजम्पशन तुम्हारे अंदर आ गया है कि तुम ऐसे सवालों को अब सॉल्व कर सकते हो। और हम सबको पता है इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, COM फ्रेम में। मैक्सिमम एलोंगेशन बताइए। अच्छा, जो पहले वाले सवाल किए ना, सुन लो एक मिनट, उन सवालों में देखो हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। मुझे और टफ करना होता मैं क्या करता पता है, नीचे ना फ्रिक्शन लगा दिया होता, यहाँ पे म्यू दे देता मैं, तब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाते, तब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ता है। ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं। अब इसमें आप लोग जहां गलती करोगे, सुनो, COM लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ACOM। ACOM क्या होता है, M1A1 बेटा, M1A1 मतलब फोर्स, M2A2 मतलब फोर्स। तो दोनों फोर्स है, तो ये फोर्स ही दिया है, तो -10 + 20/6, तो 10/6 मतलब 5/3। अब अगर मैं COM फ्रेम में ही ये चीज देखूंगा ना बेटा, तो इधर देखो ध्यान से, ये 4 kg और ये 2 kg, इसके ऊपर इधर लग रहा है 10, इधर लग रहा है 20, मैं ये COM पे ही बैठ गया हूं। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया तो पीछे वाले सवाल जैसा ये नहीं रह गया। अब जिस फ्रेम में आप बैठे हो वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अभी तक वेलोसिटी थी फ्रेम की COM के पास में, अब COM के पास में क्या आ गया है, एक्सेलरेशन। तो जैसे एक्सेलरेशन आया क्या हो जाएगा,
सूडो फोर्स। नॉन यूनिवर्सल फ्रेम आया तो क्या हो जाएगा, और सूडो फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, अच्छा है इधर देखो भी, सूडो फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय मास जिस पर सूडो लगा रहे हो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। तो ये किधर जा रहा है अभी, इधर जा रहा है राइट में, तो इसके ऊपर सूडो किधर लगेगा, इधर, और ये सूडो कितना होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, क्या 10/3 लगेगा। कौन सा फोर्स है ये, इसके ऊपर भी इधर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, 4 × 5/3। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, 10 + 10/3। सीओएम फ्रेम में बैठ के देखोगे तो इसके पास 40/3 फोर्स है, और आप ध्यान से देखोगे इसके पास भी 40/3 है। दोनों साइड में फोर्स बराबर आ गए। अब सोचो ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, तो क्या kx बढ़ना चालू होगा दोनों साइड में, हाँ बोलो, दोनों साइड में कौन बढ़ना चालू होगा, kx बढ़ेगा। kx एलोंगेट कब तक होगी स्प्रिंग, इसको रोकेगा कौन ऐसे एलोंगेट होने से, kx। जब kx 10 + 10/3 के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे ये रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता। जब ये 20 - 20/3 के बराबर kx हो गया तब भी आगे नहीं जाएगा। सही बात है क्या, इसका मतलब ये है कि ये एलोंगेट होगा तब तक, लिख लेना तुम कहीं पे, या मैं ही लिख दे रहा हूं कि ब्लॉक्स विल एलोंगेट। अच्छा, सेम चीज कॉम्प्रेशन में भी होता है, अनलेस kx equals to net force acting on block with respect to center of mass। समझा, kx कब तक ये एलोंगेट होगा, जब तक kx किसके बराबर ना हो जाए, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स के। ये L लेंथ है मान लो। हुआ क्या, अब ऐसे जो ये फोर्सेस यहां देख रहे हो ना बेटा, ये जो फोर्सेस लगे हैं इसके ऊपर, ये फोर्सेस क्या करेंगे, ये वाला 2 kg को आगे बढ़ाएगा और ये वाला 4 kg को। तो एक 2 को आगे बढ़ाया और एक 4 को, तो बढ़ा के मान लो ये यहां पहुंच गया 2 kg, ये इधर चला गया x1, और ये यहां कहीं पहुंच गया 4 kg, ये इधर चला गया x2, और ये बीच वाली लेंथ कितनी है l। तो जो स्प्रिंग हुई है, स्प्रिंग में टोटल लेंथ कितनी हो गई स्प्रिंग की अभी, थोड़ा सा अपने बैच की इज्जत रखना, नाम जो है टफ पढ़ा रहा हूं, स्किप नहीं कर रहा हूं चीजों को, मुझे स्किप करना आता है, ठीक है। तो चुपचाप ढंग से जहां ना समझे पूछते चलो, बस अब कुछ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, इस पॉइंट पे नहीं लगा सकते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, सूडो फोर्स भी आया ना बेटा, यहां तुम लिख सकते हो बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड, वी हैव टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि ये यहां पर इस पॉइंट पर क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अदर फोर्स, लास्ट लेक्चर में क्या था, सूडो फोर्स करेक्ट, U इनिशियल प्लस K इनिशियल, एडवांस वाले लेक्चर में करा दिया था ये। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं,
अदर फोर्स तो है नहीं, सूडो फोर्स का वर्कडन लिखो। यहाँ सूडो फोर्स कौन है? 10/3। कितना आगे लेके जा रहा है? कितना आगे ले गया यार? ऐसा पूरा लिखो ना यार। ये फोर्स कितना हो गया? 40/3। इस पर इधर फोर्स कितना हो गया? तो जो ये अप्लाइड फोर्स है ये भी तो यहाँ मैंने एक जगह गलती की है। अदर फोर्स भी तो है ना, अप्लाइड फोर्स इज अदर फोर्स। तो ये तो अदर फोर्स और सूडो फोर्स मिलके इस 2 kg को x1 आगे ले गए। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है? तो क्या ये बन गया 40/3 इंटू x1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी अदर और सूडो मिलके 4 kg को x2 ले गए, तो ये बन गया 40/3 x2। फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 0। इनिशियल ये सब 0 0, क्योंकि काइनेटिक में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना अपने को एलोंगेट करने में। अब सॉल्व कर लो यार। 40/3 बाहर, तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2। ये हो गया हाफ 100 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये 50, एक 0 ने 0 को मार दिया, एक x1 प्लस x2 इसको मार दे रहा है। x1 प्लस x2 की यहां से वैल्यू आएगी 4/15। दिस इज व्हाट? नेट एलोंगेशन। लेकिन अगर इसी में तुमको सवाल ये पूछ लेता कि 2 kg कितना एलोंगेट करेगा या 2 kg कितना डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे कितना हुआ है x1, या 4 kg कितना डिस्प्लेस होगा x2, तब क्या करते? तब यहां तुम लगाते x COM। x COM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। समझा क्या? तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाते। अरे वो क्या ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही फॉर्मूला। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग। अलग अलग निकालना है तो ये फार्मूला याद है? डेल्टा x COM इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2, ये वाला। तो ये लिखना है। तो डेल्टा x COM, भाई सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं बैठ गया हूं तो सेंटर ऑफ मास तो चला नहीं मेरे लिए, तो ये 0 हो गया। तो जो x1 है वो किधर है? -2x1 प्लस 4x2 अपॉन 2 प्लस 4, यही करेंगे। तो ये 0 हो गया। क्या यहाँ से आ गया 2x1 इज इक्वल टू 4x2, x1 इज इक्वल टू 2x2। तो यहाँ रखा 3x2 इज इक्वल टू दिस। समझा? आइए आगे बढ़ जाऊं। अभी हो गया ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक। बस आवाज नहीं, आवाज नहीं। अब मस्ती मत करो, पढ़ाई करो। क्या हो गया संयम, हंस क्यों रहे हो? कुछ मिला क्या? चलो बस। आदित्य तुम्हें इतनी ठंडी लग रही है तो कार्टून बन के क्यों बैठे हो? अच्छा, ऐसे करने पे सोने पे दिखता नहीं है ना? चलो बस 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 बस। क्या हो गया? हाँ तो क्या करे बेचारी। वो होता है, हाँ जो बहन होती है ना, देखो लड़कों का तो काम ही है मस्ती करना, तो बहनें परेशान देती है मेरा भाई नहीं है, कौन बोले इसको भाई, कहीं पिट रहा हो मैं जाऊं मैं भी पिट जाऊं, क्या मतलब है।
चलो अब मस्ती बंद, एकदम चुप। इधर इम्पल्स, इम्पल्स इज अ वेरी गुड टॉपिक, बहुत गुड, इतना गुड है वो कि गुड ही गुड है। देखो चलो अरे हाँ वही समझता है, पढ़ाई नहीं समझती। दोनों समझो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इम्पल्स पढ़ के ना, जैसे इम्पल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इम्पल्स को, पहले ये समझते हैं। थ्योरेटिकल ज्यादा है क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो आएंगे वो थियरी पर बेस्ड है। हाँ, तो इम्पल्स जो है ना वो थियरी बेस्ड टॉपिक है। जितना थियरी पे आपका अच्छा होगा उतना आप इम्पल्सिव क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे। इम्पल्स का बेसिक मतलब क्या होता है? ये झटका। इम्पल्स का क्या मतलब होता है? झटके वाला फोर्स जो होता है वो इम्पल्सिव फोर्स होता है। एकदम सिंपल तरीके में अगर आपको समझना हो तो इसका हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल, मान लो मैं आपको बोलूं कि एक पुली है अपने पास, समझना अभी लिखना कुछ नहीं है। ये पुली है, ये साइड में मेरे पास 10 किलो का मास है और वो ऐसे रखा हुआ है। ये साइड पर, अच्छा इस साइड पर मेरा मास कितना होना चाहिए ताकि ये 10 kg ऊपर उठ जाए? 10 से ज्यादा। कितना होना चाहिए? मोर देन 10। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 2 kg का ही ब्लॉक है और मैं चाहता हूं कि 2 kg वाले ब्लॉक को कुछ तो करूं उसमें जिससे 10 kg वाला ब्लॉक ऊपर उठ जाए। तो मैं क्या करूं? देखो अभी नॉर्मल तो नहीं उठ रहा है ये, लेकिन अगर मैं ये स्ट्रिंग है, रस्सी है मेरी, इसकी लेंथ सफिशिएंट है। मान लो मैं इसको यहां से h हाइट ऊपर लेके चला गया और वहां से छोड़ूं तो झटके से ये उठ जाएगा। मैंने 2 बहुत ले लिया। अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम का भी ऑब्जेक्ट ले लूं और एक सफिशिएंट हाइट से छोड़ू ना तो ये उठ जाएगा। ये इम्पल्स की ताकत है। किसकी ताकत है? ये इम्पल्स की। दूसरा, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं। कभी बिल्डिंग टूटते वगैरह देखा है? जेसीबी से तोड़ते हैं। जब जेसीबी से बिल्डिंग तोड़ते हैं उस टाइम पर बिल्डिंग का जो मास होता है, एक एक दीवार का भी मास अगर आप देखोगे, उसका मास, उसके मास में कई सारी जेसीबी तैयार हो जाएंगी। एक दीवार का जो वजन है उसमें कई सारी जेसीबी का वजन आ जाएगा, लेकिन एक जेसीबी जो है ना वो आराम से तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? तो एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो कि अगर वो आया और जो हुड है उसके से तोड़ रहा है, उसको आराम से जाके यहाँ रखेगा और फिर धीरे धीरे से प्रेशर बढ़ाए तो कुछ नहीं होगा। वो क्या करता है? हुड यहाँ लेके आया और प्रेशर को एक साथ बढ़ा देता है, मैक्सिमम प्रेशर। झटके में फोर्स लगा और दीवार में वाइब्रेशन हुआ, दीवार गिर गई। और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? करते हैं, करते नहीं हो। क्रिकेट तो देखते ही होगे सब लोग। जब आप क्रिकेट देखते हो तो जब वो क्रिकेटर जो फील्डर होता है, जब फील्डर के कभी बॉल कैच कर रहा होता है तो कैच करके ऐसे हाथ करता है या फिर वो ऐसे रोल होने लगता है। पहले मुझे लगता था कि स्टाइल मारने के लिए करता है वो, कि छोटा सा भी गेंद पकड़ा तो क्या करता है? मोमेंटम का चेंज धीरे धीरे करता है ताकि उसको झटके से फोर्स ना लगे। कभी कभी क्या होता है, वो प्रॉपर कैरी नहीं कर पाता, प्रॉपर वो ऐसे रोल नहीं हो पा रहा, डाइव नहीं लगा पा रहा है प्रॉपर। जब वो नहीं कर पाता डाइव प्रॉपर तरीके से तो उसको कहीं ना कहीं फ्रैक्चर आ जाता है, झटके से फोर्स लगता है। तो एक इम्पल्स इतनी मोटी से तगड़ी हड्डी को भी डैमेज कर दे रहा है।
फुटबॉल खेलते हो, तुम्हारे फुटबॉल ऐसा तो फुटबॉल आया मेरे पैर में चिपक गया, अब चिपकाया, मैं फोर्स जनरेट कर रहा हूं, 5 सेकंड बाद फोर्स लगाऊंगा, नहीं, आपके पास आया और आपने इतना फोर्स लगा दिया कि सामने जाके गोल पोस्ट में गोल भी हो गया। ये सब हुआ कितनी देर के अंदर? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। कितनी देर में हुआ ये सब? तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने क्या किया है? इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया कि फुटबॉल पहले इधर आ रही थी, उसने अपनी वेलोसिटी भी चेंज करी, डायरेक्शन, और इतना ज्यादा फोर्स मिला कि डायरेक्शन चेंज करने के बाद यहां से सफिशिएंट दूर जाके उसने गोल कर दिया। अरे भाई वो तो ग्रेविटी उसको नीचे लेके आती है ना। अरे भाई वो तो तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे बाद में उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच के कर्व बनाएगा ना। वो खाली फोर्स लगाने का काम इम्पल्स का है, कर्व का नहीं, वो तो प्रोजेक्टाइल का पार्ट है। फिर बातें कर रहे हो। अरे कर्व मारते हैं वो सब क्या होता है, अलग अलग इम्पैक्ट होता है। तुम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेंज करोगे उसका मोशन बदल जाएगा। तुम्हें जिस तरह से मारना है वैसा इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है कि मेरा पैर कैसे चलना चाहिए, किस पॉइंट को हिट करना चाहिए फुटबॉल के, उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं भी मारोगे हमें झटके से मतलब है, डायरेक्शन चेंज किया वही। क्रिकेट में भी ये चीज होता है, टेबल टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है, हर गेम में हो रहा है कि जब आप किसी भी गेम में, ए लड़कियों अभी तुम दोनों को भगा दूंगा मैं, तीनों को, तो सुन रही है बराबर बैठ के और बात भी कर रही मैं क्या कर रही हूं, यहां मैं बोल रहा हूं, कम से कम सुन तो लो। तो जो इम्पल्स है उसका मेन काम क्या है? झटका। क्या काम है? झटका। और वो झटके वाला जो फोर्स है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा होता है। इम्पल्स इज नॉट अ फोर्स, याद रखो। बहुत गलती होती है तुम लोगों से, कई बार इम्पल्स पूछता है और आप फोर्स निकाल देते हो। तो अपने दिमाग में रखो, इम्पल्स इज नॉट अ फोर्स, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट of force and the interval in which it is applicable। जैसे मैंने क्या बोला, पलक झपकते ही फुटबॉल तुम्हारे पास आया, तुमने उस पर फोर्स भी लगा दिया, वो दूर भी चला गया। लेकिन डेफिनेटली अगर आप पैरों से किक कर रहे हो फुटबॉल को, तो किक करने के लिए नहीं कुछ तो 0.01 सेकेंड के लिए भी कांटेक्ट तो बनाया होगा ना। मतलब आपने जो फोर्स लगाया है, आपका फोर्स फील्ड फोर्स नहीं है, आपको फिजिकली टच करना पड़ेगा फुटबॉल को, तभी आप फोर्स लगा पाओगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? बिना टच किए कोई फोर्स नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास कोई वरदान नहीं है फुटबॉल को ऐसे पकड़ा जाए। एक मूवी देखा नेटफ्लिक्स पे है कोई, वैसे हाथ करता है वहीं बुलेट रुक जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें टच करना ही पड़ेगा फुटबॉल को। तो अगर आप फुटबॉल को टच कर रहे हैं तभी फोर्स लगा, तो टच होने का कुछ तो टाइम रहा होगा ना, कितने इंटरवल के लिए आपने टच किया है। उस इंटरवल में जो फोर्स आप लगा रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, टाइम जिसमें आपने वो फोर्स लगाया और कितना फोर्स लगाया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा? इम्पल्स। और जो फोर्स लगाए हो उतने कम टाइम में, उस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? दो अलग अलग टर्म है, एक है इम्पल्स और दूसरा है इम्पल्सिव फोर्स। व्हाट इज इम्पल्स? कितने टाइम में कितना फोर्स लगाया उसका प्रोडक्ट। हाँ, फोर्स और जो छोटा सा इंटरवल जिसमें वो फोर्स लगा। बड़े इंटरवल में नहीं, छोटा इंटरवल। समझ में आया? और वो क्या है? इम्पल्सिव फोर्स। जो फोर्स एप्लीकेबल है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, वो कौन सा फोर्स होता है? इम्पल्सिव फोर्स। अब इनका बिल्कुल सिंपल सा मतलब अगर मुझे समझना है, जो मैंने बोला उनको यहां आपको एक एक करके लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझो। इम्पल्स का मतलब समझो पहले। तो अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसका मतलब होता है झटका। क्या होता है? झटका।
चलो डिफाइन करते हैं, इधर देखो ध्यान से देख लो फिर लिख लेना। ये x हो गया और ये f हो गया। मान लो किसी बॉडी पर, या t ले लो इसको, मैंने बहुत बड़ा फोर्स है इसे, इतना बड़ा फोर्स इस छोटे से इंटरवल में लगाया है t1 से लेके t2 में। क्या फोर्स बहुत ज्यादा है? तो इस फोर्स और इस टाइम इंटरवल को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये एवरेज फोर्स होना चाहिए, ध्यान रखना F एवरेज, तो ये इम्पल्स बन जाता है, मतलब F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू इम्पल्स। मैं डेल्टा टी ना लिख के, टाइम बहुत छोटा होता है इसलिए मैं dt लिख रहा हूं इसको, इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स को J से दिखाते हैं। समझ में आया क्या? लेकिन याद करो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। F क्या होता है? ये इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी होगा बेसिकली। तो बट डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी, देयरफॉर J इज इक्वल टू डेल्टा P, या इंटीग्रल ऑफ डी पी, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कभी भी इम्पल्स कैलकुलेट करना है, या मैं इम्पल्स को ये भी बोल सकता हूं कि इम्पल्स को कैलकुलेट करना है तो एरिया निकाल लो किसका। मैंने बहुत सारे फार्मूले लिख दिए, मैं यूज यही करने वाला हूं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बट बाय द टाइम हमें यह भी पता होना चाहिए कि एफ टी कर दिया तो उसका एरिया अंडर कर्व भी इम्पल्स दे देगा तुम्हें। और ये जो ये वाला फोर्स है एफ, इसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? इम्पल्सिव फोर्स। ये इम्पल्सिव फोर्स क्या करता है? एक डायरेक्शन होगी उसकी, उस डायरेक्शन को बोलते हैं इम्पैक्ट का डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? हाँ, बाद में पढ़ोगे कोलिजन के टाइम पे, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये इम्पैक्ट की डायरेक्शन को सेट करता है। खैर, इतनी जो बातें लिखी हैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुन लो। F इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इज इम्पल्स, F इज इम्पल्सिव फोर्स, और इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। याद रहेगा सबको? पक्का याद रहेगा? ठीक। देखो एक बहुत प्यारा सवाल है, नोट मत करना अभी इसको, क्योंकि इसके पहले इम्पल्स में ही कुछ पॉइंट्स लिखवाने पड़ेंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। कौन कौन से झटके वाले फोर्स हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते? सोचो, ये ब्लॉक अगर यहां रखा है तो अभी इसको अर्थ किस फोर्स से खींच रही होगी? mg। यहां रखा हो तो, यहां रखा हो तो mg के लिए कांटेक्ट में आना जरूरत ही नहीं है, लेकिन इम्पल्स के लिए हमने क्या बोला कि जब कांटेक्ट में आएगा तब इम्पल्स काम करेगा। सही बात है ना? कांटेक्ट में आएगा तब इम्पल्स काम करेगा। यहां तो कांटेक्ट में आया ही नहीं, और आया भी नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, mg तो काम कर ही रहा है ना हमेशा। तो mg छोटे इंटरवल के लिए काम कर रहा है कि लगातार काम कर रहा है? तो क्या मैं ये बोलूं कि mg एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स हो, सही हो जाएगा क्या? यस, mg इज अ नॉन इम्पल्सिव फोर्स। याद रखना, ये mg कभी भी इम्पल्स की तरह काम नहीं करता। और कौन सा फोर्स नहीं करता? स्प्रिंग। स्प्रिंग में, एक स्प्रिंग में इमेजिन करना है, एक ब्लॉक मैंने यहां लगा दिया, एक ब्लॉक यहां लगा दिया। इस फोर्स पे, इस ब्लॉक पे धक्का दूं, धक्का देने के तुरंत बाद इसको धक्का नहीं मिलेगा, इट विल टेक सम टाइम। क्यों? क्योंकि झटका क्रिएट नहीं करता इम्पल्स। स्प्रिंग कभी भी, सॉरी, झटका क्रिएट करता है इम्पल्स, स्प्रिंग कभी झटका क्रिएट नहीं करता है। तो क्या इसका मतलब मैं ये बोलूं कि mg एंड स्प्रिंग आर नॉन इम्पल्सिव फोर्स?
लेकिन जो ये नॉर्मल है तुम्हारा, और नॉर्मल आया तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा क्योंकि म्यू एन होता है ये। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे रखा हूँ पेन को बेंच के ऊपर, तो अभी mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर। ये नॉर्मल कैसा है, मेरा भी कर दो यार, दुकान खोल लो यहाँ पे, सब 50-50 रुपए भी देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल है, कहाँ, इधर देखो, नॉर्मल अभी भी लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव? इट इज नॉन इम्पल्सिव, क्योंकि अभी झटका थोड़ी लगा है। लेकिन अगर मैंने वो किया, वो क्या बोलते हैं, वो फुटबॉल, उसको मैंने किक किया, किक करने के लिए भी तो कांटेक्ट बनाया होगा, कांटेक्ट में आया तो नॉर्मल फोर्स ही लगा होगा। कौन सा फोर्स लगा होगा? नॉर्मल। वहां नॉर्मल झटके वाला फोर्स है, बिना झटके वाला है? तो अभी नॉर्मल नॉन इम्पल्सिव था, क्या वहां नॉर्मल इम्पल्सिव हो गया? तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो नॉन इम्पल्सिव होगा। पेन के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो कैसा है? नॉन इम्पल्सिव। लेकिन अगर मैं वही वहां किक के टाइम पे देखूं तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? इम्पल्सिव। ऐसे रस्सी के केस में भी होता है, स्ट्रिंग से बांध दो किसी चीज को, एक साइड झटका लगाओ, तुरंत वाइब्रेशन वहां पहुंच जाता है, तो वो भी कैसा हो सकता है? इम्पल्स। लेकिन अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिंग बांध के गाड़ी चलाऊं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तो टेंशन वाला क्वेश्चन किए ना, उसमें इम्पल्स मान ले क्या हर जगह? नहीं माने ना। तो हमने क्या सीखा अभी कि जो mg और स्प्रिंग फोर्स है, जो कौन कौन से फोर्सेस की बात हो रही है बेटा, ये mg और स्प्रिंग फोर्स हमेशा नॉन इम्पल्सिव होंगे, कोई भी कंडीशन दे दो। बट नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर केस डिपेंडेंट। कैसे होते हैं वो? मतलब व्हेन these forces are applicable for less interval of time, very short interval of time, time approaches to zero, it will act as an impulsive force, and when they act for long interval of time they will act as non impulsive force। याद रहेगा? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलिए मैं भी ये सब लिखवाऊंगा। एक सवाल करते हैं, उस सवाल के थ्रू आपको और क्लैरिटी आएगी इसमें। ये मान लो एक हार्ड सरफेस है, एक बॉल यहाँ पर है जिसका मास मैंने m लिया है, m की कुछ वैल्यू लो, मान लो 1 kg है। कितना है? 1 kg। और ये 10 मीटर पर सेकेंड से आया, 37 डिग्री पर यहाँ टकराया। टकराने के बाद यहाँ पे 0.001 सेकेंड का इनका कांटेक्ट रहा। ऐसे तो कांटेक्ट होता है ना, बहुत कम टाइम के, दीवार पे फेंका मैंने बॉल तो चिपकता हुआ तो मैं दिखता नहीं है, तुरंत वापस आया, 0.001 सेकेंड का कांटेक्ट था। और ये उसके बाद फिर ये बॉल जो 1 kg का है ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही लौट गया। क्या यहाँ इम्पल्स आया होगा? आया होगा। मैं वही पूछ रहा हूँ, इम्पल्स कितना होगा? जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस इम्पल्स को कैलकुलेट करूं तो इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मतलब क्या है इसका मतलब? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, जब मोमेंटम लिखना है बच्चों तो क्या इसके पास दो कंपोनेंट ऐसे बन जाएंगे, ये 37 तो ये भी 37, ये हो जाएगा 10 cos 37 मतलब 8। क्या ये 6 बनेगा? सही है। ऐसे ये भी इधर जाएगा 10 cos 37 ये, क्योंकि अभी 37 ही करवा रहा हूँ, 30 कर दूंगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। और ये कितना हो जाएगा? समझ में आया? तो इम्पल्स फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम होगा मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, 8i कैप प्लस 6j कैप, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी माइनस 6j कैप। जरा देखो ये 8i कैप कैंसिल हो गया, क्या ये आया 12 न्यूटन सेकेंड अलोंग j कैप,
दिस इज व्हाट इम्पल्स। कितना आया इम्पल्स। दूसरा मैं यहां पे पूछूं अगर कि इम्पल्सिव फोर्स कितना है, ये हमने क्या निकाला इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स कितना है, तो बेटा इम्पल्सिव फोर्स कौन सा बनेगा यहाँ पे नॉर्मल। क्यों नॉर्मल, मैंने अभी क्या बोला था, इम्पल्स किस डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, जिधर उसका इम्पल्सिव फोर्स हो, जिस डायरेक्शन में झटका लगेगा उधर ही वेलोसिटी चेंज होगी ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक थप्पड़ ऐसे मारूं तो ये ऐसे ही गिरेगा ना, ऐसा थोड़ी गिर जाएगा, सही बात है ना। तो अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ टकराया होगा तो कौन सा फोर्स काम किया होगा, इधर ही काम किया होगा नॉर्मल ना। क्या यही नॉर्मल अपना इम्पल्सिव बन जाएगा, झटके में लगा इसलिए, तो यही नॉर्मल पूछा है तुमसे। तो कैसे निकालें इम्पल्सिव फोर्स, निकालने का क्या तरीका है बताओ। अभी तो हमने बात किया, इम्पल्स मिल गया अपने को, जे कैप में आएगा, हमने पहले डायरेक्शन बना दी इसलिए लिख नहीं रहा हूं। तो ये कितना 12 F इंटू ये कितना, कितना आया, कितना आया, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई 12,000। अच्छा हम नॉर्मल क्या करते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ आया होगा, mg नीचे लगा, नॉर्मल ऊपर लगा। इस केस में ऊपर नॉर्मल कितना लगा 12,000, mg कितना है, तो क्या mg नेग्लिजिबल नहीं है 12,000 के सामने। तो क्या मैं ये बोलूं, अगर मैं इस सवाल में n इज इक्वल टू mg लिखूं तो गलत नहीं हो जाऊंगा, n इज नॉट इक्वल टू mg ना। तो अगर मुझे इंपल्स को बैलेंस करना है तो कौन सा फोर्स चाहिए, दूसरा भी इंपल्स वाला ही चाहिए। एन इम्पल्सिव फोर्स कैन नॉट बी बैलेंस्ड आउट बाय अनदर फोर्सेस। इसीलिए बॉम्ब प्रॉब्लम को याद करो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन इम्पल्सिव फोर्सेस आर एक्टिंग कंपेयरिंग आवर mg विद दोस फोर्सेस, mg इज नेग्लिजिबल। यही लिखा था मैंने, यहां से आया था, समझ में आया। नोट पॉइंट बना के लिख लो, एन इम्पल्सिव फोर्सेस an impulsive forces can be balanced by another impulsive forces only, another impulsive forces only। करेक्ट। एक पॉइंट और लिख लो, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्सेस are always non-impulsive in nature, are always non-impulsive in nature, but normal tension and friction are case dependent, normal tension and friction are case dependent। लिख लिया। अब ये क्वेश्चन लिख लो, इस क्वेश्चन के बाद लिख देना कि ये फोर्स इम्पल्सिव है। तो जो हमने लिखा है वो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया, mg एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है और ये इम्पल्सिव है, दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है। इसको छाप लो। अगले लेक्चर में हम इम्पल्स पे क्वेश्चन करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, विच विल बी द बेसिक्स ऑफ कोलिजन। तो हम कोलिजन की तरफ बढ़ रहे हैं, कोलिजन ही एक टॉपिक बचा है, तो अगला लेक्चर और हार्डली एक और लेक्चर में टॉपिक खत्म होगा। मतलब नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सेंटर ऑफ मास। फिर ट्रिप से आप आओगे या ट्रिप के पहले भी हम नोटेशन चालू कर देंगे। चलिए बाय।